बच्चों फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल का मीनिंग हमने पढ़ लिया था। फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल क्या है? जब फॉरेन करेंसी की सेल परचेज गवर्नमेंट के थ्रू होती है तो वो फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल कहलाता है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में गवर्नमेंट की फुल मोनोपोली होती है। कोई भी प्राइवेट पार्टी स्वतंत्र रूप से फॉरेन करेंसी की सेल परचेज नहीं कर सकती, तो इसी को जो है फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल कहा जाता है। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल के क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं। तो फर्स्ट है ऑल टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स इन्वॉल्विंग फॉरेन एक्सचेंज आर सेंट्रलाइज्ड। जितनी भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो सारी किसके थ्रू होती हैं? गवर्नमेंट के थ्रू होती हैं या फिर सेंट्रल बैंक के थ्रू होती हैं। जितनी भी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स होंगी, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स होंगी, वो किसके थ्रू होंगी? या तो गवर्नमेंट के थ्रू होंगी या सेंट्रल बैंक के थ्रू होंगी। तो कहने का मतलब है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो सभी क्या होती हैं? सेंट्रलाइज्ड होती हैं। इसके बाद है स्टेट हैज़ फुल कंट्रोल ओवर द फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस इन द मार्केट। गवर्नमेंट का फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस पर, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पर फुल कंट्रोल होता है। जितनी भी फॉरेन करेंसीज की सेल परचेज होती है वो गवर्नमेंट के थ्रू होती है। जो डिमांड एंड जो सप्लाई है फॉरेन करेंसी की, उसका जो लेवल मेंटेन किया जाता है वो गवर्नमेंट के द्वारा ही किया जाता है या फिर सेंट्रल बैंक के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगी वो किसके थ्रू होंगी? गवर्नमेंट के थ्रू होंगी। तो इस तरह से फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पर गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल होता है। इसके बाद है ओनली दोज पोसेसिंग लाइसेंस कैन डील इन फॉरेन एक्सचेंज। जिन पार्टीज के पास गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया लाइसेंस है, सिर्फ वही पार्टीज जो है फॉरेन एक्सचेंज में जो है डील कर सकती हैं। वी फॉरेन करेंसी की जो सेल परचेज है सिर्फ वही पार्टीज कर सकती हैं जिनके पास गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया लाइसेंस है। तो सिर्फ ये क्या कहता है? ओनली दोज प्रोसेसिंग लाइसेंस कैन डील इन फॉरेन एक्सचेंज। सिर्फ वही पार्टीज जो है फॉरेन करेंसी में डील करेंगी जिनके पास जो है गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया लाइसेंस होगा फॉरेन एक्सचेंज में डील करने के लिए। इसके बाद है द गवर्नमेंट फिक्सेस द प्रायोरिटीज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। गवर्नमेंट क्या करती है? देखो गवर्नमेंट के पास जो फॉरेन करेंसी होती है वो लिमिटेड क्वांटिटी में होती है और जो नीड्स होती हैं वो कंट्री की वो ज़्यादा होती हैं। तो इस तरह से फॉरेन एक्सचेंज को किस प्रायोरिटी के लिए यूज़ की जाए, तो इस तरह से गवर्नमेंट क्या करती है, मतलब प्रायोरिटीज़ डिसाइड कर देती है। भी जो मोस्ट असेंशियल जो गुड्स हैं उनको प्रायोरिटी दी जाती है। जैसे जो इंपोर्ट होगा तो मोस्ट असेंशियल जो गुड्स हैं उनका इंपोर्ट होगा। तो इस तरह से जिन गुड्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिस सेक्टर के लिए फॉरेन करेंसी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो उस सेक्टर को जो है प्रायोरिटी दी जाती है ताकि जो फॉरेन करेंसी है उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो सके और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए फॉरेन करेंसी को बेस्ट तरीके से यूज़ किया जा सके। तो इस तरह से गवर्नमेंट क्या करती है, फॉरेन करेंसी के यूज़ के लिए जो है प्रायोरिटीज डिसाइड करती है भी फॉरेन एक्सचेंज को यूज़ किया जाएगा किस प्रायोरिटी के लिए। इसके बाद है द होल फॉरेन एक्सचेंज इज डिपॉजिटेड विद सेंट्रल बैंक विच गिव्स द एक्सपोर्टर डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म। तो देखो जो भी करेंसी आती है, जो भी करेंसी की रिसिप्ट्स होती हैं, वो जो सारी रिसिप्ट्स होती हैं फॉरेन करेंसी की, फॉरेन एक्सचेंज की, वो किसके पास सबमिट करानी होती है? किसके पास डिपॉजिट करानी होती है? सेंट्रल बैंक के पास। इसके बाद विच गिव्स द एक्सपोर्टर डोमेस्टिक करेंसी इन टर्न। तो जो एक्सपोर्टर्स होते हैं, तो एक्सपोर्टर कौन होते हैं? जो गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट करते हैं। तो उन गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट करने के बदले में एक्सपोर्टर्स को क्या मिलती है? फॉरेन करेंसी मिलती है। तो वो एक्सपोर्टर क्या करते हैं? उस फॉरेन करेंसी को किसके पास जमा कराते हैं? सेंट्रल बैंक के पास। तो सेंट्रल बैंक क्या करती है? फॉरेन करेंसी के बदले में एक्सपोर्टर को क्या प्रोवाइड करती है? डोमेस्टिक करेंसी प्रोवाइड करती है। तो इस तरह से जितनी भी रिसीट्स होती हैं, जितनी भी फॉरेन करेंसी इकोनॉमी में आती है, वो सारी फॉरेन करेंसी किसके पास डिपॉजिट करानी होती है? सेंट्रल बैंक के पास। इसके बाद है द इम्पोर्टर गेट फॉरेन करेंसी फ्रॉम सेंट्रल बैंक। देखो इम्पोर्टर्स कौन होते हैं? जो फॉरेन कंट्री से गुड्स को इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्टर को क्या करना होता है? फॉरेन जो इंपोर्ट
की हैं गुड्स, उनकी पेमेंट करनी होती है। इंपोर्टर्स को फॉरेन करेंसी चाहिए, तो इंपोर्टर जो है फॉरेन करेंसी किससे लेते हैं, इंपोर्ट्स की पेमेंट करने के लिए सेंट्रल बैंक से। तो इस तरह से सेंट्रल बैंक के पास जितने भी मतलब इकोनॉमी में इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं उन सब का सेंट्रल बैंक के पास रिकॉर्ड होता है। भी किन किन गुड्स का जो है इंपोर्ट किया गया है, किन किन गुड्स का जो है एक्सपोर्ट किया है, और कौन कौन से जो अथोराइज्ड जो है जिन डीलर्स हैं भी वो कौन कौन से जो हैं पार्टीज हैं जिनके पास जो है फॉरेन एक्सचेंज में डील करने के लिए या एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए लाइसेंस है। तो इस तरह से जो सेंट्रल बैंक है उसके पास जितनी भी फॉरेन एक्सचेंज में ट्रांजेक्शन्स होती हैं उन सब का रिकॉर्ड होता है। तो इस तरह से क्या होता है, जो नॉन एसेंशियल गुड्स हैं उनके इंपोर्ट पर क्या होती है, रोक लग जाती है, मतलब उनको कम इंपोर्ट करने में हेल्प मिलती है। तो इस तरह से इंपोर्टर्स जो हैं इंपोर्ट्स की पेमेंट करने के लिए जो करेंसी है वो किससे लेते हैं, सेंट्रल बैंक से लेते हैं। इसके बाद है रेट ऑफ एक्सचेंज इज डिटरमाइंड ऑफिशियली बाय द गवर्नमेंट। तो जब गवर्नमेंट का फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पर फुल कंट्रोल होता है तो जो रेट ऑफ एक्सचेंज होता है वो किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है। एंड इट इज़ रिजली फिक्स एंड मार्केट डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस हैव नो इफेक्ट ऑन इट। तो जो मार्केट फोर्सेस के द्वारा जो एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशंस आती हैं और उस फ्लक्चुएशंस का जो गवर्नमेंट ने एक्सचेंज रेट फिक्स किया है उस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो यही है आज का हमारा टॉपिक, भी फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल क्या है, उसके क्या क्या फीचर्स हैं।